हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश और प्रकाश से संबंधित परावर्तन के बारे में हमने पढ़ा था। परावर्तन में हमने परावर्तन के नियमों के बारे में देखा था और हमने देखा था कि परावर्तन दर्पण या फिर दीवार या मतलब किसी भी अपारदर्शी माध्यम पृष्ठ के कारण से होता है। जब आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपने परावर्तन के दो नियमों पर चर्चा की थी। पहले नियम में हमने कहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये दोनों पृथककारी तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या फिर ये तीनों की तीनों किरणें ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब ये पृथककारी तल या परावर्तक तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं या ये एक ही तल में होते हैं। इसके अलावा दूसरे नियम में हमने कहा था कि आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण आपतित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण और परावर्तन कोण परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का कोण, ये दोनों परस्पर समान होते हैं। इसी के आधार पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ पे हम किसी प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित कर रहे हैं। इस परावर्तक पृष्ठ पर हम प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित कर रहे हैं। तो इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये परावर्तन के पश्चात पुनः इसी माध्यम में इसी दिशा में लौट जाती है। यदि प्रकाश की किरण किसी इस तल पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह उसी दिशा में लौट जाती है। इसका कारण यह है क्योंकि इस दिशा में इस स्थिति में आपतन कोण I का जो मान है, इस स्थिति में आपतन कोण का मान शून्य है। तो परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, इसलिए अपवर्तन कोण का मान भी हो जाएगा 0 और ये इसी दिशा में वापस से लौट जाती है। और इसके अलावा हमने देखा था परावर्तन के नियमों के बारे में। जब हमने देखा था तो इसके अलावा हमने देखा था कि परावर्तन के लिए दर्पण के बारे में हम पढ़ रहे थे और दर्पणों में हमने कहा था कि वास्तव में दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हमने कहा था कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाता है, जबकि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल या फिर वक्रित होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हमने बोले थे और गोलीय दर्पण जो है उसमें हमने कहा था कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। इसके आधार पर इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि ध्रुव जो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो ध्रुव कहलाता है। इसके अलावा हमने वक्रता केंद्र देखा था। वक्रता केंद्र जिस खोखले कांच के गोले को काटकर हमने गोलीय दर्पण बनाया था उसका केंद्र होता है और उस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि जो गोलीय दर्पण है इसमें मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष में हमने कहा था कि मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण को दो सममित भागों में विभाजित करती है मुख्य फोकस कहलाती है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी हमने देखी थी क्या होती है, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। अब हमें देखना है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियमों के बारे में। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियमों के बारे में और उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब हम ये नियम देखें। इसमें पहला नियम देखिए आप, जैसे पहला नियम। अब देखिए आपने 3 बिंदु बोले थे किसी भी गोलीय दर्पण के लिए। 3 बिंदु हमने अभी तक बोले। जैसे ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के लिए हमने अभी तक 3 बिंदु बोले हैं। ये हमारे पास में हो गई मुख्य अक्ष, ये हमारे पास में ध्रुव, यहाँ आ गया हमारे पास मुख्य फोकस और ये आ गया हमारे पास में वक्रता केंद्र।
3 बिंदु हैं तो 3 नियम हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। 3 बिंदु हैं तो 3 नियम होंगे प्रतिबिंब निर्माण के। और ये जो 3 नियम हैं इनके बारे में हम देखते हैं। पहला नियम देखें तो जैसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष, ये इसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस F, और ये आ गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। अब यहाँ से अगर हम देखें, जैसे पहला नियम ये बोलता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, पहला नियम हमें बोलता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है, F से होकर जाती है। इसी प्रकार ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया। हमने कहा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसी के अलावा इसी के साथ जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में ये हमने ले ली मुख्य अक्ष और ये हो गया हमारे पास में ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। अब हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरण समांतर आपतित हो रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण का जो परावर्तन है कुछ इस प्रकार से हो गया और ये परावर्तन के पश्चात से पीछे बढ़ाइए आप, इस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब पहला नियम हमें बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, पहला नियम हमें बताता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण में ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम था। इस पहले नियम का एक रूप और देखिए, आपने परावर्तन से पहले प्रकाश की किरण को समांतर ले रखा है तो बाद में ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर ये परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से होकर जाती, यदि ये परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से होकर जाती तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर हो जाती। देखिए, देखते हैं। जैसे ये पहला नियम है, इस पहले नियम का एक रूप और भी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ये हमारे पास में हो गया अवतल दर्पण और ये है हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव, यहाँ है मुख्य फोकस और ये है हमारे पास में वक्रता केंद्र। ठीक है। अब पहले तो हमने बोला था कि अगर प्रकाश की किरण समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब हम ये बोल रहे हैं कि परावर्तन से पहले ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, कैपिटल F से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हमने कहा कि परावर्तन के पहले ये जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास में है कोई जैसे उत्तल दर्पण और ये हमारे पास में हो गई मुख्य अक्ष, ये हमारे पास में ध्रुव का P, ये हमारे पास में हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। अब ये मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण है और इसके परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हमने जो कहा था, पहले नियम के हमने दो भाग बोले। पहले भाग में तो हमने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसी के साथ हमने कहा था कि दूसरे रूप में आप ये बोल सकते हो कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला नियम था। अब हम देखते हैं दूसरे नियम के बारे में कि दूसरा नियम क्या है। अब हम देखते हैं दूसरे नियम के बारे में। पहला नियम आपने मुख्य फोकस से संबंधित देख लिया, एफ से संबंधित। अब दूसरा नियम है हमारे पास में वक्रता केंद्र के लिए हम देख रहे हैं। ऐसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण, और ये हमारे पास में हो गया मुख्य अक्ष पे हो गया ये ध्रुव, ये हमारे पास में है मुख्य फोकस एफ, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। अब दूसरा नियम हमें बोलता है कि मुख्य इस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दूसरा नियम हमें बोलता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे इसी प्रकार से देखिए, ये हमारे पास में हो गया उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण में ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष, ये हमारे पास में हो गया इसका ध्रुव, ये हमने यहाँ पे ले लिया मुख्य फोकस एफ, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। अब हम ये बोल रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है ये इस प्रकार से हो गई, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो अभी तक हमने परावर्तन से संबंधित दो नियमों पे चर्चा की। पहला नियम था जिसमें आपने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, या दूसरे रूप में आपने इसमें कहा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी के साथ में आप दूसरे प्रतिरूप में जब आपने दूसरे नियम के लिए आपने बोला तो हमने कहा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, दूसरा नियम हमने कहा था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये दूसरा नियम था। अब तीसरा और अंतिम नियम है ध्रुव के लिए। तीन बिंदु थे सी, एफ और पी, तो हमने यहाँ पे सी और एफ से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें अंतिम नियम देखना है ध्रुव से संबंधित। तीसरा और अंतिम नियम देखिए आप। ऐसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के लिए हमने ले ली मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव, यहाँ हमारे पास में वक्रता केंद्र हो गया एफ, और ये हो गया नहीं मुख्य फोकस हो गया एफ, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। अब ये कोई प्रकाश की किरण है जो ध्रुव पर आपतित हो रही है पी पर, तो परावर्तन के पश्चात ये समान कोण से लौट जाती है, समान कोण पे परावर्तित हो जाती है। अर्थात जितने कोण पर ये किरण आपतित हुई है उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाती है। ये कोण अगर आपके पास में थीटा है तो ये वाला कोण भी हमारे पास में थीटा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने इसी नियम को अगर हम किसी उत्तल दर्पण के लिए देखें तो ये जैसे हमारे पास में कोई उत्तल दर्पण है और ये हो गया हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव पी, यहाँ पे हमारे पास में मुख्य फोकस एफ, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र सी। ये कोई प्रकाश की किरण है जो ध्रुव पर आपतित हो रही है, तो ये समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर यह आपतित हुई थी उतने ही कोण पर यह परावर्तित हो जाती है। तीन नियम आपने देख लिए। पहला नियम मुख्य फोकस के लिए था जिसमें आपने कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और इसी के दूसरे भाग में आपने कहा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरे नियम में आपने कहा था
कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। और तीसरे और अंतिम नियम में हमने कहा कि ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण समान कोण पर परावर्तित हो जाती है, समान कोण पर परावर्तित हो जाती है, अर्थात जितने कोण पर यह आपतित हुई थी उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। अब इससे अगला टॉपिक जो है वो देखने से पहले यहाँ एक बात हमें समझ लेना अनिवार्य है, हमारे लिए आवश्यक है कि अब परावर्तन के नियमों को देखने के बाद में इससे आगे किसी टॉपिक को समझने से पहले हमें यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी होगी। देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण और ये इस अवतल दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव, ये हो गया हमारे पास वक्रता मुख्य फोकस F और ये हो गया वक्रता केंद्र C। और ये कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हमने कहा था। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु A जो है ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर ये जो बिंदु A है ये आपतन बिंदु है और ये जो बिंदु A है आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु को आप वक्रता केंद्र C से मिला दीजिए और आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा जो है यह अभिलंब कहलाती है, अभिलंब होती है। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है और ये अर्थात अब आप यहाँ पे देखिए ये रेखा जो है CA जो रेखा है ये अभिलंब है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि अगर ये कोण आपतन कोण है तो ये परावर्तन कोण है, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण हो गया और यह परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण हो गया। तो यह आपतन कोण है थीटा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा परावर्तन कोण थीटा। अर्थात क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपतित, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। अब इसके आगे देखें, अब इससे हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण अगर हमारा अगला टॉपिक है अभी हमारा। देखिए गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में यदि हम पढ़ें तो देखना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें दो प्रकार के दर्पण हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार आपने बोले थे, पहला है अवतल दर्पण। तो अब हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए हम लोग इस प्रतिबिंब निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देखे हैं। जैसे अब इसमें आपको ध्यान रखने के लिए देखिए मैं स्थितियां बता देता हूँ। ये जैसे हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और ये हमने ले ली मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र मुख्य ध्रुव हो गया P, ये हो गया मुख्य फोकस F और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। और इस वक्रता केंद्र C के बाद में प्रत्येक बिंदु अनंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास में अनंत, ठीक है। अब आपको प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां हैं उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए जैसे आपने कोई वस्तु जो है वो अनंत पर ले रखी है, अनंत पर आपने कोई वस्तु ले रखी है, तो लेफ्ट साइड से यानी बाईं ओर से पहला बिंदु है अनंत जिस पे आपने वस्तु ले रखी है, ठीक है। अगर आप बाईं ओर से पहले बिंदु पर वस्तु लेते हैं तो दाईं ओर से जो पहला बिंदु है उस पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेफ्ट साइड से पहले बिंदु अनंत पे आपने वस्तु ले ली तो राइट साइड से जो पहला बिंदु है उस पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। और राइट साइड से पहला बिंदु क्या है यहाँ पे P ध्रुव, लेकिन ध्रुव तो इस दर्पण पे स्थित है, इस पे प्रतिबिंब बन नहीं सकता, इसलिए किस पे प्रतिबिंब बनेगा, F पर बनेगा। मतलब अगर आप अनंत पे वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब हमारे पास में कहाँ बन गया, F पर बन गया। ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब इस वस्तु की तुलना में उल्टा बना हुआ है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो ये वास्तविक है और वस्तु की तुलना में छोटा। अब अगर आप इस वस्तु को इस दर्पण की ओर लेकर जाते हैं
अब अगर आप इस वस्तु को इस दर्पण की ओर लेकर जाते हैं तो ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण से दूर हो जाएगा। जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण की ओर लेकर जाएंगे तो ये प्रतिबिंब दर्पण से दूर हो जाएगा। तो अब अगर आप वस्तु को यहाँ ले आए अनंत और सी के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है वो इससे आगे जाएगा सी और एफ के बीच में। अभी भी ये प्रतिबिंब जो है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु की तुलना में तो छोटा ही है। हालांकि पहले वाले प्रतिबिंब से तो ये बड़ा है, पहले वाले प्रतिबिंब से तो ये बड़ा है, लेकिन वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा है। अब वस्तु को और आगे आप ले जाइए और आप वस्तु को आगे ले आए सी पर, वक्रता के अंदर पर, तो प्रतिबिंब जो है ये और पीछे खिसक के कहाँ आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है ये उल्टा वास्तविक है लेकिन वस्तु के बराबर है। अब ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर है। अब आगे देखें अगर हम इसमें, इससे आगे देखें अगर हम इसमें, तो अगर आप वस्तु को और आगे लेके आ गए यहाँ पे सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब और पीछे खिसक जाएगा और प्रतिबिंब आ जाएगा अनंत और सी के बीच में। अभी भी ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है और वास्तविक है, लेकिन ये वस्तु की तुलना में बड़ा है प्रतिबिंब भी। और वस्तु को अगर आप और आगे ले गए तो जो प्रतिबिंब है वो आपने वस्तु को एफ पे कर दिया तो प्रतिबिंब और पीछे चला जाएगा और पीछे जाके कहाँ पे आ गया प्रतिबिंब, अनंत पे आ गया। अभी ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें, ठीक है। और अब और आगे आप वस्तु को ले जाओ, एफ और पी के बीच में आप ले गए वस्तु को, तो देखिए एफ और पी के बीच में जब आप वस्तु को लेके जाओगे तो लेफ्ट साइड में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं बचा जिसमें प्रतिबिंब बन सकता हो। अब आप वस्तु को एफ और पी के बीच में लेके जा रहे हो तो लेफ्ट साइड में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं बचा है जिसपे प्रतिबिंब बन सकता हो, तो इसलिए जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड में बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर। और ये जो प्रतिबिंब है देखिए ये सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ये सीधा है, आभासी है और वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 6 स्थितियां आपने देखी, न वस्तु अनंत पे थी या फिर अनंत व सी के मध्य वस्तु लेने पर, सी पर वस्तु होने पर, सी और एफ के बीच में वस्तु होने पर, एफ पर वस्तु होने पर और एफ और पी के बीच में वस्तु होने पर। ये आपने 6 स्थितियां देखी हैं। इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में अगर हम देखें, देखिए वस्तु की स्थिति के बारे में अगर आप देख रहे हैं, वस्तु की स्थिति के बारे में अगर हम देखें और दूसरा ऑप्शन ले लिया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति आपने ली है अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ था एफ पर, और इसका आकार व प्रकृति अगर हम देखें, आकार और प्रकृति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से छोटा है। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा है। अब आप वस्तु को आगे लेके आ गए अनंत व सी के मध्य, तो जो प्रतिबिंब है ये पीछे खिसक गया, सी व एफ के मध्य बन गया। और अभी भी जो प्रतिबिंब है ये उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा है। अब आप वस्तु को ले गए सी पर, तो जो प्रतिबिंब है वो भी सी पर प्राप्त हो रहा है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन वस्तु के बराबर है। अब आप वस्तु को सी व एफ के मध्य ले गए तो प्रतिबिंब और पीछे खिसक जाएगा अनंत व सी के मध्य, और अभी प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। और इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो इसके आगे अगर हम चर्चा करते हैं, देखिए अब अगली स्थिति में देखिए आपने 3 स्थितियां देख ली, तो 4 स्थितियां देख ली। जब वस्तु अनंत पर थी, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य थी, और जब वस्तु सी पर थी, और जब वस्तु सी व एफ के मध्य थी। अब हम चौथी या 5वीं स्थिति के बारे में देखें। देखिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि अब जो वस्तु है वो एफ पर ले लिया आपने, और यदि वस्तु एफ पर है तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा आपको वो अनंत पर प्राप्त होगा। अभी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, वास्तविक है
और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और तीसरी छठी और अंतिम स्थिति हो गई जब वस्तु F व P के मध्य है, तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, तो वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर प्राप्त होता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा होगा, आभासी होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। यह अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण की कुछ स्थितियां थी। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में आपने बोला जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब F पर प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा होता है। इसके अलावा जब दूसरी स्थिति में आपने बोला कि जब वस्तु अनंत व C के मध्य होती है तो प्रतिबिंब C व F के मध्य प्राप्त होता है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति में आपने कहा कि जब वस्तु C पर आती है तो प्रतिबिंब भी हमें C पर प्राप्त होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक तो होता है परंतु वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के समान आकार का होता है। चौथी स्थिति में आपने कहा था कि जब वस्तु C व F के मध्य होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत व C के मध्य प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक तो होता है परंतु वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। और पांचवी स्थिति में आपने बोला था कि जब वस्तु F पर रखी हुई होगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा और यह प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा। और छठी और अंतिम स्थिति में आपने बोला कि जब वस्तु F व P के मध्य रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की ओर प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। अब इसके अलावा आप देखिए एक बात और, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की जो 6 स्थितियां हैं उन 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बनता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें 5 स्थितियों में तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी है, F और C और F के मध्य वाला। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक प्राप्त होता है और यह उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी है, वस्तु के बराबर भी प्राप्त हुआ है और वस्तु से बड़ा भी प्राप्त हुआ है। मतलब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं आपको वास्तविक प्रतिबिंब, वो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटे भी हो सकते हैं, वस्तु के बराबर के भी हो सकते हैं और वस्तु से बड़े भी हो सकते हैं। और अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब होता है, प्राप्त होता है और वह आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा ही होता है जब वस्तु C व P व F के मध्य होती है। जब वस्तु F व P या P व F के मध्य होगी तो इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लेकिन यह आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं। अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है और सीधा व आभासी प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त होता है, ये वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो केवल और केवल वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में हम पढ़ें। अवतल दर्पण के लिए आपने प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां देख ली थी। हम किसी भी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने 3 स्थितियों के उसमें हमने 2 रूपों में विभाजित किया उसको। एक तो हमने बोला अवतल दर्पण के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में आपने प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखा और आपने देखा कि जब वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु पर होती है तो उसका प्रतिबिंब किस बिंदु पर प्राप्त होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहली स्थिति है जब आप वस्तु को अनंत पर ले रहे थे। जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण जो किस प्रकार से होगा और किस बिंदु पर होगा। देखिए ये हमारे पास में मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारे पास में है ध्रुव P और ये आ गया हमारे पास में F और ये हो गया हमारे पास में C। अब एक बात आप ये ध्यान रखना, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अनंत पर स्थित वस्तु हो और चाहे अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। अनंत वाली वस्तु और अनंत वाला प्रतिबिंब दोनों दिखाई नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु अनंत पर थी या फिर प्रतिबिंब अनंत पर है।
तो अनंत की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें और अनंत की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणें और अनंत की ओर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये परस्पर समांतर होती हैं। तो अगर समांतर किरणें आ रही हैं, एक दूसरे के समांतर दो किरणें आ रही है, दो किरणें परस्पर समांतर आपतित हो रही हैं, तो इसका मतलब वो अनंत से आ रही है। और अगर दो किरणें परस्पर समांतर जा रही हैं तो वो अनंत पर जा रही है। तो यहाँ देखिए आपका ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हो रही है और ये भी एक किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित हो रही है। ये दोनों किरणें परस्पर समांतर है, ये किरणें परस्पर समांतर है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये अनंत से आ रही है। अनंत पे वस्तु ले रखी थी हमने, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और ये जो किरण है ये भी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। इनका जो प्रतिच्छेद है वो इस बिंदु F पर हो रहा है, तो इस बिंदु F पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो हम देखें, प्रतिबिंब की जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है F पर, और जो प्रकृति है इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है और इसका जो आकार है उसके बारे में अगर हम देखें तो हमें जो प्रतिबिंब है यह उल्टा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्राप्त हो रहा है, और ये प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का ही है, बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंदुवत प्रतिबिंब अर्थात वस्तु से छोटा हो गई। दो स्थितियां आपने इसमें आपने बोला कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो F पर प्राप्त होता है और ये प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बिंदुवत होता है, या फिर आप बोल सकते हैं वस्तु से छोटा होता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व C के मध्य हो, जब वस्तु अनंत व C के मध्य होगी तो देखिए जैसे ये हमारे पास में हो गया अवतल दर्पण और ये हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये आ गया हमारे पास में ध्रुव P, ये आ गया वक्रता केंद्र F, नहीं है मुख्य फोकस F, और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। अब इसके बाद में अगर आप देखें, आपने बोला है कि अभी वस्तु जो है वो अनंत व C के मध्य है। आपसे देखिए किसी भी दो बिंदुओं पे प्रकाश की किरण को आपतित करवाना है और जहां पे परावर्तन के पश्चात प्रतिच्छेद करती है वहां पे प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप ये ध्यान रखना, सामान्यतया या आसानी के लिए आप F और P ये दो बिंदु काम में ले सकते हो, आप दूसरे भी दो बिंदु काम में ले सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है और यह प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। अभी आपने वस्तु को ले रखा है अनंत व C के मध्य, तो ये अनंत व C के मध्य वस्तु आ गई और यह मुख्य अक्ष के इससे कोई प्रकाश की किरण चल रही थी जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित थी, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाती है और ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है, ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है यह परावर्तन के पश्चात समान कोण पर चली जाती है, समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो आपने पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली जो कि F से होकर चली गई, दूसरी किरण आपने P पर आपतित की थी ध्रुव पर, तो ये समान कोण पर परावर्तित हो गई और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से यहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और ये प्रतिबिंब C और F के मध्य प्राप्त हो रहा है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखें, प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास में कहाँ आ गई, C व F के मध्य, और प्रकृति व आकार के बारे में देखें, प्रकृति व आकार के बारे में अगर हम देखें तो ये जो प्रतिबिंब है यह उल्टा, वास्तविक व वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। दो स्थितियां जो हमने बोली थी वैसी की वैसी हो गई। अब तीसरी स्थिति के बारे में देखें, तीसरी स्थिति है हमारे पास में जब वस्तु C पर होगी यानी वक्रता केंद्र पर होगी, जब वस्तु
वस्तु को बिंब भी कहते हैं जब वस्तु सी पर हो। तो ये हो गया हमारे पास में, जैसे हमारे पास में ये अवतल दर्पण है और ये हमारे पास में होगी इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारे पास में ध्रुव P, ये है मुख्य फोकस और ये हो गया हमारे पास में वक्रता केंद्र C। ये आपने कोई वस्तु ले ली AB और इससे ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। और यदि यही प्रकाश की किरण देखिए तीन स्थितियों, दो स्थितियां हमने देख ली थी, अब तीसरी स्थिति के बारे में हम देख रहे हैं। जब ये जैसे हमारे पास में है मुख्य फोकस, ये हो गया हमारे पास में तीसरी स्थिति हो गई जब वस्तु को आप सी पर ले रहे हैं। तो ये अवतल दर्पण के लिए हो गया हमारे पास में ध्रुव P, ये है हमारे पास में वक्रता केंद्र C और यहाँ आपने किसी वस्तु को ले रखा है तो इसकी स्थिति में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो भी आपको वस्तु के समान आकार का उल्टा ही प्राप्त होता है। तो ये जो प्रतिबिंब है, जब आपने प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है, F से होकर जाती है और जब यही प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो ये समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। जितने कोण पर ये आपतित हुई थी उतने ही कोण पर इसका परावर्तन हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के प्रतिच्छेद से इसका जो प्रतिबिंब है वो C पर ही प्राप्त हो रहा है और ये जो प्रतिबिंब है उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, लेकिन ये वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखें, प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम देखते हैं यहाँ से तो ये हो गई हमारे पास में C पर आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति C पर है और प्रकृति व आकार अगर हम देखें तो ये प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब चौथी स्थिति अगर हम देखते हैं, जब वस्तु C व F के मध्य हो तो यहां से अब ये हो गया हमारे पास में अवतल दर्पण और ये हमारे पास में होगी इसकी मुख्य अक्ष और ये हमारे पास में ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये हमने कोई वस्तु ले रखी है C व F के मध्य और इससे कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है और ये कोई प्रकाश की किरण है जो ध्रुव P पर आपतित हो रही है। तो परावर्तन के पश्चात यह है समान कोण पर चली जाती है, समान कोण पर इसका परावर्तन हो जाता है। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक और वस्तु की तुलना में बड़ा प्रतिबिंब है, आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर आप देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है अनंत व C के मध्य और प्रकृति व आकार के बारे में अगर आप देखें, प्रकृति व आकार के बारे में यदि आप देखें तो इसकी जो प्रकृति है वो उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है और ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है। आपने स्थिति देख ली थी। अब आगे देखें, इसमें पांचवी स्थिति के बारे में हम चर्चा करें। आपने चार स्थितियों के बारे में चर्चा की है, अब पांचवी स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो
तो उस स्थिति में अगर हम देखें, देखिए जैसे ये हमारे पास में है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण के लिए हमने ले ली मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, और ये है मुख्य फोकस F, और ये हो गया वक्रता केंद्र C, और आपने वस्तु को ले रखा है F पर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और ये ध्रुव पर आपतित हो रही है कोई प्रकाश की किरण। तो ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। अब देखिए, चूंकि ये दोनों किरणें परस्पर समांतर हैं, तो इसका मतलब है ये अनंत की ओर जा रही हैं प्रकाश की किरणें, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये अनंत पर प्राप्त होगा। तो अभी स्थिति जो है प्रतिबिंब की, वो अगर हम देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। प्रकृति व आकार, प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, वह वस्तु से बड़ा है। ठीक है। छठी और अंतिम स्थिति, जब वस्तु F व P के मध्य हो। ये हमारे पास में हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव P, मुख्य फोकस हो गया F, और ये आ गया बिंदु C। आपने वस्तु ले रखी है F व P के मध्य। इससे मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है, और यदि ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में तो ये दोनों जो किरणें परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, तो इनको आप पीछे की ओर बढ़ाइए। तो ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होंगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु पर ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ये प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति अगर आप देखें तो ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे। और इस प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार के बारे में अगर हम देखें तो ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा है, आभासी है और बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो आज हमने देखा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। अब कल हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। धन्यवाद।